नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धे। अपना अभी मध्यलोक का वर्णन चल रहा है और मध्यलोक में द्वीप समुद्रों के वर्णन के बाद जम्बू द्वीप कैसा दिखता है, जम्बू द्वीप का पूरा अपना वर्णन चल रहा है तत्वार सूत्र के अध्याय 3 के आधार से। हमने कल काफी सारी बातें देखी थी कि पांडुकशिला कैसी होती है, कौन से कहाँ के तीर्थंकर का कहाँ पे अभिषेक होता है, और भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत कैसा है, वहां पे विद्याधर लोग हैं, विद्याधर कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो विद्याओं की सिद्धि कैसे करते हैं, ये सब बातें हमने कल देखी थी, समझी थी। विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्यों पड़ा, ये सब बातें कल अपन ने पढ़ी थी। अब इसी के आगे सूत्र वैसे अपन 20 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी विशेष बात है अपन आज वापस और कंटिन्यू कर रहे हैं। सूत्र नंबर 11 में 7 क्षेत्रों के नाम आते हैं। जम्बू द्वीप में क्षेत्र है और पर्वत है, तो ये जो पर्वत है इन पर्वत के नाम कैसे पढ़े, हिमवन, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिनी, ये सब नाम कैसे पढ़े उनको अपन देखते हैं। तो पहले ये सूत्र में यहाँ पे आया है कि वर्षधर पर्वतः आए ना, तद्विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरीणो वर्षधर पर्वता। अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रही हो चीजें तो एक बार फोटो दिखा देते हैं वापस से, ताकि पता चल जाएगा चीजें क्या चल रही है। ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में पर्वत रेड कलर के, तो इन पर्वतों के नाम बताए हैं। ये पर्वतों को क्या बोला है, वर्षधर पर्वतः। तो प्रश्न उठता है आदि पर्वतों को वर्षधर क्यों कहते हैं, सीधे पर्वत बोल देते हैं, वर्षधर पर्वतः क्यों बोला, ये क्वेश्चन उठाया। उस क्वेश्चन का आंसर राजवार्तिक और सर्वार सिद्धि ग्रंथ के आधार से यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग पढ़िए। पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं आप में से, कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेंद्र सभी को। हिमवनादि पर्वतों को वर्षधर क्यों कहते हैं? ये हिमवनादि पर्वत एक दूसरे से पृथक पृथक भरत आदि वर्षों या क्षेत्रों को धारण करते हैं व इनका विभाग करते हैं, इसलिए ये वर्षधर कहलाते हैं। इन पर्वतों के कारण क्षेत्रों का विभाग होता है, इसलिए इन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं। हाँ, ये जो वर्षधर आया ना, वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत। इन पर्वत के कारण विभाजन हुआ क्षेत्रों का। ये एक मान लीजिए एक गोल थाली है, एक गोल थाली में अगर आप 6 डंडियां रख देंगे, ठीक है, तो उसके 7 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा ना वो। वैसे ही यहाँ पे 6 पर्वत आ गए, तो इन 6 पर्वतों ने क्या धारण कर रखा है, इन 7 क्षेत्रों को धारण कर रखा है, भरत आदि क्षेत्रों को, इसलिए इनको क्या बोला, वर्षधर पर्वत कहा गया है। ठीक है, क्लियर होगा होपफुली ये। आगे देखते हैं और आगे बात। अब यहाँ पे आगे अपन ने पढ़ा था, आगे फिर बात आते हैं, क्षेत्रों के नाम आते हैं, और ये पर्वत कैसे बने हैं, पर्वतों से नदियां निकलती है, उस पे सरोवर हैं, सरोवर के भी नाम आए हैं सूत्र नंबर 14 में। पद्म, महापद्म, तिंगेज, केसरी, पुंडरिक, महापुंडरिक, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पर्वत है, ये जैसे हिमवन पर्वत लिखा है, इसके ऊपर ये दिख रहा है सरोवर, पद्म रध, रध यानी कि सरोवर, महापद्म, तिंगेज, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, ये सब नाम दिख रहे हैं, ये सब क्या है, सरोवर है। पर्वतों पे सरोवर है, सरोवर तालाब कहें, बहुत बड़े 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 हैं, छोटे मोटे नहीं है ये। ठीक है, तो ये सरोवर है, इनका डायमेंशन मेजरमेंट क्या क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जब भी आता है कि अवगाह कितना है,
जैसे प्रथम सरोवर है जो भरत क्षेत्र के पास में पर्वत है, कौन सा? हिमवंत पर्वत। हिमवंत पर्वत के ऊपर पद्मरधा है, पद्म सरोवर। तो पद्म सरोवर का अवगाह कितना है? तो कहा 10 योजना अवगाह, कि 10 योजन गहरा है। एक योजन में कितना होता है? छोटा योजन होगा तो 8 माइल। लेकिन जब भी अपन पर्वत, क्षेत्र, सरोवर, नदियां, ये सब का मेजरमेंट करेंगे तो बड़ा योजन लेंगे। कितना होगा? 8 × 500, यानी कि 4000 माइल। 4000 माइल गहरा क्या है? पहला सरोवर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अवगाह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बताया है, अवगाह यानी कि गहराई को अवगाह कहते हैं। कितना डीप है ये सरोवर जो है, पहला कितना डीप है? 10 योजन। 4000 × 10, यानी कि 40,000 माइल डीप है। आपको थोड़ा इमेजिन कराते कितना डीप है। अगर अपन देखें कि सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक का डिस्टेंस कितना है, वो है लगभग 3000 माइल्स। है ना, काफी दूर। जाने में ही लग जाते हैं 5, 6, 7 घंटे, जितने भी लग जाते हैं। कितना? लगभग 3000 माइल है ना। और आपको और अलग इमेजिन कराते हैं, ये जो बुर्ज खलीफा है दुबई में, काफी टॉलेस्ट बिल्डिंग है। वो कितना है? लगभग आधा माइल है वो बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, लगभग आधा माइल। SF टू न्यूयॉर्क 2917 माइल। मुंबई टू अगर आप सैन फ्रांसिस्को देखेंगे तो लगभग 8000 9000 माइल्स। लेकिन ये कितना है गहरा, डीप? डीप कितना है? 40,000 माइल। इतने बड़े बड़े सरोवर हैं, इतना डेप्थ है उसका। लेंथ और विड्थ की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात तो अलग हो गई। लेकिन इतने बड़े बड़े ये सब है, ये जो रचनाएं हैं कितनी बड़ी बनी है, ये बता रहे हैं। और ये तो पहला वाला है, उसके आगे जो है वो उससे डबल होता जाएगा, आगे आएगा इसका वर्णन। और तो इसको ऐसा समझने का, ठीक है ना। ये यहाँ पे बात हुई। ऐसे ही ये जो कमल है, इन तालाबों के बीच में क्या है? इन तालाबों के बीच में कमल है। कमल कितना बड़ा है? जो कमल है वो है 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। 1 योजन यानी कि 8 माइल, और ये बड़ा वाला योजन × 500 यानी कि 4000 मील। 4000 मील लंबा, 4000 मील चौड़ा। इतने बड़े बड़े क्या हैं? कमल हैं यहाँ पे, एक एक कमल। ऐसा इसका वर्णन है। और ये जो कमल है ये सब क्या है? पृथ्वी काई के। जनरली जो वनस्पतियां हैं, कमल, फूल आदि, ये सब क्या है? वनस्पति कायिक में आते हैं। लेकिन ये जो बने हुए हैं आकृतियां, ये कैसी है? पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें कहते हैं पृथ्वी कायिक। वनस्पति ही जिनका शरीर है उन्हें कहते हैं वनस्पति कायिक। ये स्थावर जीव होते हैं, ऐसा इसको समझना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। आगे अपन थोड़ा सा और देखते हैं। इन कमलों में कौन कौन रहता है? तो इन कमलों में देवियों का निवास है। और ये देवियां जो है सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ रहती है। एक रूम, एक महल नहीं रहता है, महल अलग अलग रहता है। ये जो देव हैं, ये देव अलग, जो पास में सहायक कमल हैं उनमें रहते हैं, और भी छोटे छोटे कमल हैं उनमें बने हुए हैं। ठीक है। अभी जो देवियां हैं, कौन कौन सी देवी? श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी देवी। ये जो देवियां हैं, इन देवियों का कार्य क्या है? ये देवियों का रोल क्या है? इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 पढ़िए नीलिमा जी, कंटिन्यू करिए। ये देवियां क्या करती हैं? श्री देवी ने भगवान की माता की शोभा बढ़ा दी थी। ह्रीम देवी तीर्थंकरों की गर्भावस्था में गर्भ का संशोधन करके लज्जा नामक अपने गुण का जिन माता में संचार करती हुई उनकी सेवा करती हैं। ह्रीम देवी की सेवा से भगवान की माता के हृदय में विशेष रूप से लज्जा का प्रचार होता है। धृति देवी जिन माता के
शरीर में अपने धैर्य गुण को स्थापित करती हैं। धृति देवी की सेवा से भगवान की मां में विशेष रूप से धीर वीरता आती है। कीर्ति देवी गर्भावस्था में भगवान की माता की स्तुति करती हैं। कीर्ति देवी की सेवा से भगवान की माता की कीर्ति फैल गई अथवा जाती थी। बुद्धि देवी तीर्थंकर की माता के बोध गुण का विकास करती है। इस देवी की सेवा से भगवान की मां के सम्यक दर्शन आदि बोधि में निर्मलता होने लगी थी। लक्ष्मी देवी गर्भावस्था में जिन माता की सेवा करती हैं, इस देवी की सेवा से भगवान की माता को अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का लाभ हुआ था। ये सब जो पुराण है, महापुराण, मल्लीनाथ भगवान का पुराण, उन पुराणों के आधार से ये आंसर मिलते हैं कि इन देवियों का कार्य क्या है। ये देवियां रहती है वहां पे, ठीक है, लेकिन ये देवियां और क्या क्या करती है। जब बालक तीर्थंकर का गर्भ होता है, जन्म होता है, उस समय ये अपना अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे कोई शोभा बढ़ा रही है, कोई लज्जा नामक गुण को स्थापित कर रही है, कोई धैर्य बंधा रही है माता को, कोई क्या कर रही है, कोई वीरता ला रही है, कोई माता की स्तुति कर रही है, कोई माता की कीर्ति फैला रही है। ऐसे अलग अलग गुणों को क्या करती है, संचार करती है माता में। ऐसा इन देवियों का कार्य होता है। आपको ख्याल हो तो अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। वैक्रियक शरीर भी होता है। वैक्रियक शरीर भी दो प्रकार का होता है, पृथक और अपृथक। तो जितने भी देव देवी होते हैं, ये स्वयं इनका मूल शरीर नहीं आता है। इनका जो मूल शरीर है वो तो वहीं रहता है। ये क्या करते हैं, विक्रिया करके इनका दूसरा शरीर यहाँ पे आता है। और वहां पे जो शरीर है और यहाँ जो शरीर है, आत्मा के प्रदेश जो है जुड़े हुए रहते हैं। आत्मा दो नहीं हो जाती, आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा कार्य होता है। ये अपन ने पढ़ी थी दूसरे अध्याय में बातें। ऐसा इसको अपने को और विशेष रूप से समझना चाहिए। ये अलग अलग देवियों का है। जो देवियां हैं वो जो कमलों पे रहती है, उनका रोल है। ये कमल जो है, ये कमल ऐसे हैं। और ये जो कमले हैं, कमल एक कमल बताया एक एक सरोवर पे बड़ा, साथ में छोटे छोटे कमल भी हैं। 1,40,115 कमल हैं छोटे वाले। और छोटे भी ऐसा बहुत छोटे नहीं है, छोटे भी बड़े बड़े हैं। आधे आधे योजन के हैं छोटे छोटे कमल भी, है ना। इसको ऐसा अपने को समझना चाहिए। और इन कमलों पे जिन मंदिर हैं, ये जो जिन मंदिर हैं, ये प्राइवेट चैत्यालय हैं। किन के, देव और देवियों के ये प्राइवेट चैत्यालय हैं। पब्लिक चैत्यालय जो हैं वो आते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में, जो अपन मेजरमेंट करते हैं 8,56,97,481। ठीक है, इसको ऐसा अपने को समझना चाहिए। यहाँ पे इतना इसका वर्णन है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपना 20 तक सूत्र तो हुआ था, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो आपको फोटो ही दिखा देते हैं पहले, कि यहाँ पे जो सरोवर है, यहाँ से नदियां भी निकल रही है। आप देखिए, ये पहला पद्म सरोवर है, यहाँ से दो नदियां निकली, एक सिंधु, एक गंगा। ये क्या अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। ऐसे जाइए, रोहितास्या, ये भी पहले वाले पर्वत के ही सरोवर से निकल रही है, ये भी जा रही है एक डायरेक्शन में। फिर क्या है, महापद्म सरोवर, यहाँ से दो नदियां निकल रही है। कौन सी, हरिकांता और रोहित नदी, बराबर। ऐसे ही आगे जाते हैं तो सरोवर से नदियां निकल रही है। ऐसे अपन आगे जाते जाएंगे, सरोवर है, नदियां निकल रही है, और नदियां क्या कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखेंगे कि बीच के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हिरण्यवत, रम्यक, विदेह क्षेत्र, हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, यहाँ से क्या है, दो दो नदियां निकल रही है। लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से तीन तीन नदियां निकल रही है। ऐसा यहाँ पे अपने को देख लेना चाहिए। तो टोटल कितनी नदियां हैं, टोटल 14 नदियां हैं। 14 नदियों के नाम अपन ने देखे थे, गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा।
ऐसे ये नदियां हैं। अब ये नदियां कैसे बहती है, ये आगे का वर्णन अपन आगे के सूत्रों से समझते जाएंगे। क्या कहाँ कहाँ डायरेक्शन में कैसे कैसे जाती है, तो द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः, द्वयोर द्वयोः, ये र का रेफ जा रहा है ना ऊपर, इसलिए द्वयोर, द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः, यानी कि दो दो नदियों में से पूर्वः, पूर्वः यानी कि पहले पहले की नदी, पूर्वगाः पूर्व में जाती है, यानी पूर्व डायरेक्शन में जाती है। दो दो नदियां हैं एक एक क्षेत्र में, तो उसमें जो पहले वाली नदी है वो कहाँ पे जाती है, पूर्व के डायरेक्शन में जाती है, ऐसा इसमें समझना। ठीक है, ये डायरेक्शन है ना अभी बताए कि दो दो नदियां हैं, तो इसमें जो पहली वाली नदी है, पहली वाली नदी यानी कि सीक्वेंस पहले ही बता के आ गए, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, सीक्वेंस पहले ही बता दी ना। तो अब यहाँ पे पहली वाली नदी कौन सी है गंगा सिंधु में, गंगा नदी। तो गंगा नदी, दो नदियों में पहली कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ पे जाती है, पूर्व का जो डायरेक्शन है समुद्र का, यानी कि पूर्व, यहाँ पे जो समुद्र है इसके बाहर समुद्र है ना, लवण समुद्र, लवण समुद्र के पूर्व डायरेक्शन में ये गंगा नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ मिलेगी, जो पश्चिम का डायरेक्शन है, आगे सूत्र आएगा वो वहां पे मिल जाएगी, आगे आएगा शेषास्त्व परगाह, शेषास्त्व परगाह, पर यानी कि ऑपोजिट, पहले पूर्व बोला था, अब पूर्व से अपोजिट क्या होता है, अपर, पश्चिम, पश्चिम डायरेक्शन हो गया। यानी कि जो शेष नदियां हैं वो कहाँ जाती है, पश्चिम में, यानी कि एक नदी पूर्व में एक नदी पश्चिम में, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ये क्लियर है, जैसे कि गंगा नदी गई पूर्व में, सिंधु नदी गई पश्चिम में, रोहित गई पूर्व में, रोहितास्या गई पश्चिम में, इसके पीछे समुद्र है, समुद्र ख्याल है ना अपने को, उस समुद्र में ये जाती है, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। अब क्या ये नदियां एक एक नदी है, नहीं, इनका वर्णन और विशाल है। इन नदियों की सहायक नदियां भी होती है, उसका वर्णन सूत्र नंबर 23 में है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्य, क्या सूत्र है, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्य, नद्य यानी कि नदियां, गंगा सिंधु आदि नदियां, इनकी क्या है, परिव्रता, परिव्रता यानी कि परिवार, सहायक नदियां हैं, कितनी है, चतुर्दश नदी सहस्त्र, चतुर्दश यानी कि 14, सहस्त्र यानी कि 1000, 14,000 सहायक परिवार नदियां हैं। हाँ जी, बोलिए शिखा दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकित भैया। मैं ये सोच रही थी कि ये जो आपने बोला ना, गंगा नदी, सिंधु नदी, हम्म। तो ये सब नाम मतलब रेगुलर जो नदियां हम सुनते हैं ना, वही बात, ये वही की वही नदियां हैं कि ये मतलब डिफरेंट वर्जन है? हाँ, यह हमारी पहले भी बात हुई थी, और अच्छा आपने क्वेश्चन उठा दिया। ये जो नाम है, नाम भले ही सेम है गंगा सिंधु, लेकिन ये वाराणसी हाँ वाली गंगा नहीं है और पंजाब हाँ वाली हाँ हाँ। सिंधु नदी नहीं है ये। क्योंकि आप यूएस में भी अच्छा। देखेंगे, तो यूएस में भी आप कहीं स्ट्रीट पे जाएंगे, वॉशिंगटन स्ट्रीट, वॉशिंगटन, हाँ ये वो वॉशिंगटन नहीं हाँ है। कई जगह पढ़ा था न्यू हाँ दिल्ली, ऐसा स्ट्रीट का नाम होता है, तो नई दिल्ली थोड़ी आ गया। तो नाम भले ही सेम है, लेकिन ये वो गंगा नहीं है, ये वो सिंधु नहीं है। उसका कारण भी है, हाँ इन जो नदियां हैं, ये जो नदियों का मेजरमेंट है वो इतना बड़ा बड़ा है कि उसके सामने ये जो गंगा नदी है ये बिल्कुल नाली जैसी लगती है, नाली जैसी बिल्कुल। हाँ। तो ओके ये जो ओके। मेजरमेंट इनका अलग है पूरा, इन गंगा का और इस गंगा का, ये ऐसा इसको अपने को समझ लेना चाहिए। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। आप जो जितनी भी ये नदियां, समुद्र और सरोवर की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब, इनमें सब जीव पाए जाते हैं या ये जीव रहित हैं?
ये जो नदियां और समुद्र हैं, तो इसमें अपन ये भी आगे का वर्णन आएगा। कुछ समुद्रों में जीव हैं, कुछ समुद्रों में जीव नहीं है। ये ऐसा पूरा वर्णन आगे आने वाला है, उस समय में इसको कवर कर लूंगा। कुछ समुद्र ऐसे भी हैं जिनमें कोई जीव ही नहीं पाया जाता है, जीव रहित हैं। ऐसा कैसा पानी उपयोग हो जाता है, जैसे कौन सा है, जन्माभिषेक होता है। जन्माभिषेक के लिए पानी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? क्षीर क्षीर सागर से। क्षीर क्षीर सागर सागर से होते हैं ना, क्षीर सागर से जल भरी भरी लाओ। क्षीर हाँ सागर हाँ से बराबर। क्षीरो दधी के जल से भरे कलश ले आया। तो वो वहां से लेके आए वो देवगति के देव भी लेके आए। तो कोई अनछने जल से थोड़ी कर रहे हैं, जीव वाले जल से नहीं कर रहे हैं, जीव रहित है वो जल जो है। तो ऐसे और भी समुद्रों और उसका वर्णन है, वो आगे आएगा, उसको मैं कवर वहां पे कर लूंगा उस हिसाब से। ठीक है। हम्म। तो अभी शॉर्ट आंसर ये है कि सब में जीव नहीं होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए नदियों की लंबाई आई है, ये यहां से पढ़ देते हैं नदियों की लंबाई। यहाँ पे क्या सूत्र नंबर 20 में आई थी, तो अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी बड़ी है नदियां। ये देखिए इन नदियों की लंबाई कितनी है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए तो अपने को क्लियर हो जाएगा नदियां कितनी बड़ी बड़ी है। पढ़िए नीलिमा जी। गंगा नदी पद्मद्रय के पूर्व द्वार से निकलती है। वहां उद्गम स्थान में इसका विस्तार 6.25 योजन, ऊंचाई आधा कोस प्रमाण है। पूर्व दिशा में 500 योजन आगे जाकर गंगा कूट से पहले ही दक्षिण दिशा में मुड़कर कुछ अधिक 523 योजन प्रमाण पर्वत की आधी चौड़ाई पर ऊपर गमन करती है। पुनः 100 योजन ऊंचे हिमालय से गंगा कूट के श्रीगृह में स्थित जिन बिंब का अभिषेक करती हुई कुंड के दक्षिण द्वार से निकलकर मलेच्छ खंडों में बहती हुई 62.5 योजन चौड़ी होकर लवण समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी के हे शिखा। उद्गम स्थान से समाप्ति स्थानों पर स्थित तोरणों पर सॉरी यार। मनुष्य अकृत्रिम जिनबिंब है। इसी प्रकार सिंधु आदि नदियों का कथन भी जानना चाहिए। हाँ, ये त्रिलोक सार ग्रंथ है जिसमें इन सब बातों का अच्छा गहराई से वर्णन है, जो कि आचार्य नेमिचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, उसमें से वर्णन लिया गया है। तो ये देखिए जो डेप्थ है ये कितना है, कितनी है गहराई, ऊंचाई आधा कोस है। आधा कोस है ना। एक कोस में लगभग 2 माइल होता है। ठीक है। ये तो उद्गम स्थान का है। नदी कितनी है, यहाँ पे एक मिनट, गंगा उस वहां से विस्तार 6.25 योजन, ऊंचाई, हाँ हाँ, उद्गम स्थान से कितनी डेप्थ और वो सब है। ठीक है। विस्तार और योजन ये क्या है, जहां से निकल रही है वहां से कितना है, आधा कोस है। आधा कोस यानी कि 1 माइल लगभग। एक कोस में जनरली 2 माइल होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो वहां उद्गम स्थान पे ही कितनी है, उद्गम स्थान पे ही वो लगभग 1 माइल है उसकी डेप्थ। ठीक है, गंगा नदी की। और अगर अपन देखें गंगा नदी की यहाँ पे की डेप्थ कितनी है, तो 0.000 समथिंग 2 या ऐसा कुछ माइल्स आता है। तो मेजरमेंट ही बहुत डिफरेंट है। तो एक वो भी उससे अपने को पता चलता है कि ये नदियां और उन नदियों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लगभग उसमें 100 टाइम्स 200 टाइम्स ये ज्यादा है, ये नदियां 1000 टाइम्स डेप्थ वगैरह मेजरमेंट्स में। ऐसा इसको अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है। चलिए अपन इसके आगे और देखते हैं। ये तो अपन ने बातें पढ़ी ली। सूत्र नंबर, हाँ ये क्या है, परिवार नदियां हैं, अपन ने अभी पढ़ा ना। 14,000 क्या है, परिवार नदियां हैं। ये तो गंगा नदी की 14,000 है। उसके आगे जाएंगे तो रोहित रोहित आस्या जो आगे नदी है उसकी कितनी परिवार नदियां हैं, 28,000 है। उसके आगे 56,000, फिर उसके आगे 1,12,000। ऐसे ये जो क्रम है ये बढ़ता जाता है। ये आप इसमें देखिए, ये जैसे भरत क्षेत्र है, इसमें गंगा सिंधु नदी है।
परिवार नदियां कितनी? 28,000, फिर 56, फिर 1,12,000। ठीक है, फिर आते हैं अपन ये यहाँ पे, ये और नदियां बढ़ती गई, ऐसे विस्तार बढ़ता गया, फिर वापस कम होता है। वापस एरावत में कितना हो जाएगा? 28,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है, गोला है। गोले में जो मेजरमेंट रहता है वो सिमेट्रिकल रहता है। नीचे जैसा बना हुआ है वैसा ही ऊपर की साइड बना हुआ है। ऐसा इसको अपने को समझ लेना चाहिए कि कैसा बना हुआ है। तो कुल नदियां कितनी है जम्बू द्वीप में? ये जो ऊपर जितनी नदियां दी गई है, परिवार नदियां और बाकी की नदियां, तो जम्बू द्वीप में कुल नदियां कितनी है, ये अपने को मेजरमेंट लगाना है। तो ये यहाँ पे आया है इसका, कितनी नदियां हैं, ये पूरा नदियों का काउंट आ गया। कितनी? 17,92,090 नदियां हैं। किसमें? जम्बू द्वीप में। ये पूरा मेजरमेंट आ गया कि मूल नदियां और उनकी सहायक नदियां, ये सब मिला के इतनी सारी नदियां हैं। कितनी? 17,92,090 नदियां हैं। किसमें? जम्बू द्वीप में। अपन जितनी नदियां देख रहे हैं वो तो कुछ ही नदियां हैं पूरे वर्ल्ड में। ये नदियों का संख्या भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ जम्बू द्वीप की है अभी तो अपन ने आगे के द्वीप समुद्रों की तो देखी ही नहीं नदियां, वो तो और भी कहीं अधिक है। ऐसा इसमें विस्तार को अपने को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे अपन और देखते हैं। विदेश क्षेत्र की नदियों का थोड़ा विशेष और वर्णन आता है, उसको अपन देखते हैं। ये जो विदेश क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र में 32 नगर हैं। कितने नगर हैं? 32 नगर हैं। ये आपको कल दिखाए थे ना, 32 नगर यहाँ पे दिख जाएंगे। ये जो बीच का विदेश क्षेत्र है ना, विदेश क्षेत्र में 32 नगर हैं। और हर एक नगर में क्या है, यहाँ पे जो 32 नगर हैं, तो पूर्व में 16 नगर और पश्चिम में 16 नगर। ठीक है ना, बराबर। और उस प्रकार वहां पे भी कितनी नदियां हैं? 16 नदियां हैं विदेश क्षेत्र में, और 16 नदियां हैं। ऐसा इसको समझना चाहिए। कैसे बनी है? क्या है कि यहाँ पे ये मेरू पर्वत है। अब मेरू पर्वत के यहाँ पे क्या है, ये तो 2 नदियां निकल गई, लेकिन ये 32 नगरियां कैसे बनी? 8 8 8 8। तो यहाँ पे क्या है, 3 तो वक्षार पर्वत है, और क्या हुआ, 4 4 नदियां निकल गई एक एक जगह पे। तो ऐसे 7 चीजों से 8 क्षेत्र बन गए एक जगह पे। ऐसे ही यहाँ पे 3 वक्षार पर्वत और 4 नदियां, यहाँ पे 3 वक्षार पर्वत 4 नदियां, 3 वक्षार पर्वत 4 नदियां। तो टोटल नदियां कितनी हो गई? 16 नदियां हो गई। और अंदर की साइड वक्षार पर्वत कितने हो गए? 3 × 4 12 वक्षार पर्वत हो गए अंदर की साइड। ऐसे क्या हो गए, ये नदियों और वक्षार पर्वत के कारण विदेश क्षेत्र में और डिवीजन पड़ गए। उसके कारण क्या बन गए? 32 नगर बन गए। 32 नगर बन गए, है ना। तो 32 नगर में कितने हो गए? 16 जिनालय हो गए। मैं शायद उल्टा बोल गया, 3 नदियां हैं और 4 वक्षार पर्वत हैं। मैं बोलने में उल्टा आ गया मुझसे। 4 वक्षार पर्वत और 3 नदियां। तो ऐसे कितने वक्षार पर्वत हो गए 32 नगरी में? 16 वक्षार पर्वत हो गए। इन वक्षार पर्वतों पे क्या है? जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं। ऐसा इसको समझना। ये देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग भी बनी हुई है। ये मान लीजिए एक विदेश क्षेत्र है। कितने वक्षार पर्वत? येलो 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 येलो, 4 हो गए। ये बीच में 3 नदियां निकल गई। तो क्या हुआ, ये जो विदेश क्षेत्र था, यहाँ पे कितने डिवीजन हो गए? 8 डिवीजन हो गए। इसलिए एक एक डायरेक्शन में कितने? ये 8 8 क्षेत्र हो गए। ऐसे 32 नगरियां हैं। कहाँ पे? विदेश क्षेत्र में। क्लियर है ये? इतना क्लियर होगा। अब इसके आगे विषय, हाँ कुछ क्वेश्चन है शायद, देखते हैं। विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, वहां का मनुष्य भी हमारे जैसा जॉब करता है। हाँ, विदेश क्षेत्र में भी क्या है, कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि भोग भूमि का वर्णन आगे आएगा कि कर्म भूमि भोग भूमि क्या होता है, वो अपन बात करेंगे सूत्र के आधार से। लेकिन हाँ, विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि ही है मैक्सिमम जगह पे,
ये एक आध दो जगह जो है, ये जो बना हुआ है ना ये फोटो, ये देखिए यहाँ पे उत्तर कुरु, देव कुरु, ये क्या है? भोग भूमि है। बाकी क्या है? बाकी सब क्या है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि जहाँ पे कार्य किए जाते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या, ये जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म भूमि है। वहां पे भी सब कार्य होते हैं। अब ये नहीं पता कि वहां पे एआई चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, ये सब नहीं पता हमें, लेकिन वहां पे भी ये सब कार्य किए जाते हैं। पढ़ाई का भी कार्य किया जाता है, पढ़ने का भी कार्य किया जाता है, एग्रीकल्चर भी होता है, ई कॉमर्स भी होता है, ये सब कार्य किए जाते हैं, तलवार आदि भी चलाई जाती है, ये सब कार्य वहां पे होते हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। और विशेष वर्णन कर्म भूमि भोग भूमि का आगे आएगा। अब अपनी ये जो बात चालू हुई थी, ये कैसे चालू हुई थी कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, अपन ने नाम भी पढ़े थे उसके। तो असंख्यात में से सबसे पहले अपन ढाई द्वीप को समझते हैं। कितने? ढाई। अब ये अलग बात आई, ना एक ना दो ना तीन, ढाई। ये 2.5 का क्या फंडा है, ये 2.5 क्यों समझा रहे हैं, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बेटर फोटो निकालते हैं, शायद उससे और अच्छा समझ में आएगा अपन लोगों को। एक मिनट खोल लेते हैं फोटो। ठीक है, ये फोटो देखते हैं, इससे समझ में आएगा। ढाई द्वीप क्या है कि एक तो है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप को कवर करके क्या है, ये देखिए, जम्बू द्वीप को कवर करके क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र को कवर करके क्या है? धात्विकण द्वीप। धात्विकण द्वीप को कवर करके क्या है? कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र को कवर करके क्या है? पुष्करवर द्वीप। ठीक है, ये ऐसा है द्वीप और समुद्र। अब क्या हुआ कि जो पुष्करवर द्वीप है, इसके दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े कैसे हो गए कि यहाँ पे ये मानुषोत्तर पर्वत आ गया, तो इसके कारण पुष्करवर द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। तो हम पुष्करवर ना बोल के जो हमारे अंदर का है, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर का, इसको बोलते हैं पुष्करार्ध द्वीप। क्या बोलते हैं? पुष्करार्ध द्वीप। यानी पुष्कर द्वीप जो है वो आधा बचा, इसलिए पुष्करार्ध द्वीप। तो इसलिए ढाई द्वीप हो गए। ढाई कैसे हो गए? एक जम्बू द्वीप, एक धात्विकण द्वीप, और आधा क्या बचा? पुष्करार्ध द्वीप। ऐसे ढाई द्वीप हो गए। यानी मनुष्य लोग जो हैं वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। मनुष्य जो हैं वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते, उनका वहां पे अस्तित्व नहीं है। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जन्म भी नहीं लेते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कौन पाया जाता है? सिर्फ तिर्यंच ही जन्म लेते हैं। मुख्य रूप से अभी मनुष्य तिर्यंच की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। ठीक है, मनुष्यों का अस्तित्व इस ढाई द्वीप में ही पाया जाता है, ऐसा इसको समझना चाहिए। वापिस आ जाते हैं अपन। ठीक है, यही अपन ने पढ़ा। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन। लवण समुद्र कितना है? उससे डबल, उससे डबल हो गया लवण समुद्र। धात्विकण द्वीप कितना? उससे डबल। कालोदधी समुद्र कितना हो गया? उससे डबल। और पुष्करवर द्वीप कितना हो गया? उससे डबल। तो ढाई द्वीप का विस्तार कितना आता है? 45,00,000 योजन। 45 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 योजन। एक योजन में कितना? 8 माइल। और ये बड़ा योजन समझना, मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना हो गया? 4,000 माइल। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 4,000। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइल्स। इतना विस्तार समझना। किसका? ढाई द्वीप का इतना विस्तार है 45,00,000 योजन। जितना विस्तार ढाई द्वीप का है उतना ही विस्तार किसका समझना? सिद्धशिला का। आगे आएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि जीव जो मोक्ष जाते हैं वो ढाई द्वीप से ही जा सकते हैं, ढाई द्वीप के बाहर से कोई मोक्ष नहीं जा सकता। ऐसा इसको अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये इतना? थोड़े से और सूत्र पढ़ते हैं, और ये ढाई द्वीप और कैसा कैसा दिखता है, उसकी रचना कैसी है, वहां पे कैसे पर्वत है, चलो ये भी एक्चुअली बता ही देते हैं, फिर सूत्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्लो अच्छा बन जाएगा उससे। ये देखिए क्या हुआ, ये ढाई द्वीप जो है ये आपको दिख रहा है, इक्ष्वाकार लिखा हुआ, यहाँ पे ऊपर इक्ष्वाकार लिखा है, यहाँ इक्ष्वाकार लिखा है, यहाँ इक्ष्वाकार लिखा है, यहाँ इक्ष्वाकार लिखा है। तो हुआ क्या, ये जो ढाई द्वीप था इसके क्या दो टुकड़े हो गए इक्ष्वाकार पर्वत के कारण। दो टुकड़े यानी ऐसे नहीं कि फेंका गया, दो डिवीजन हो गए इक्ष्वाकार पर्वत के कारण। एक कहलाता है पूर्व, एक कहलाता है पश्चिम। एक कहलाता है पूर्व, एक कहलाता है पश्चिम। क्यों? इक्ष्वाकार पर्वत के कारण। बराबर। तो ये जम्बू द्वीप था, ठीक है। जम्बू द्वीप के बाहर क्या है, इक्ष्वाकार पर्वत है। तो ये जो धात्कीकर्ण द्वीप है इसके दो टुकड़े हो गए, पश्चिम का धात्कीकर्ण द्वीप और पूर्व का धात्कीकर्ण द्वीप। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये सब बातें कभी सुनी है आपने? थोड़ा थोड़ा सुना होगा, या नहीं भी सुना हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप पूछना, है ना, अपने को खत्म नहीं करना है, समझना है अपने को। तो एक है पश्चिम में, एक है पूर्व में। ये देखिए यहाँ से इक्ष्वाकार से लगा के इक्ष्वाकार तक पूर्व में, इक्ष्वाकार से लगाकर इक्ष्वाकार में पश्चिम तक, ये क्या हुआ, अंकित, दाक्षिणात्य द्वीप के अंकित, दो। हाँ जी बोलिए। जो ढाई द्वीप के बाहर जो तिरंज रहते हैं वो भोग भूमि का बंद करके जाते हैं या क्या? हाँ वहां पे क्या है, भोग भूमि, भोग भूमि है। तो वो ढाई द्वीप के बाहर क्या है, भोग भूमि वाले, भोग भूमिया भी है, कुभोग भूमि भी है। वो अलग अलग जो चीजें हैं उसका अपन आगे वर्णन देख लेंगे। और वहां पे वो जो भोग भूमि वाले कुछ मनुष्य भी होते हैं यहीं पे ढाई द्वीप के बाहर। वो जो कुभोग भूमिया होती है कुछ बनी हुई, उसका वो कोने में होते हैं और अलग अलग द्वीप समुद्रों में, उसका वर्णन भी आगे आएगा। तो उसको मैं वहां पे कवर कर लूंगा, फोटो भी आएंगे और उसका वर्णन भी आएगा। तो उसको अपन कवर कर लेंगे, ढाई द्वीप के बाहर की चीजें मेरे को ख्याल रहेगा, मैं उसको कवर करूंगा वहां पे। थैंक यू। और कल जो क्वेश्चन आया था शायद रीता आंटी जी या उमा आंटी जी का, कि जो ये विजयार्थ पर्वत पे मंदिर है ये कृत्रिम है कि अकृत्रिम? ये अकृत्रिम जिनालय है। उसके काउंटिंग भी आगे आएगी, अपन आगे काउंटिंग करेंगे 458 और ऐसे, तो उसमें काउंटिंग आएगी। हाँ जी शिखा दी बताइए। मेरे को ना बहुत बचपन से ये क्वेश्चन है एक्चुअली, पता नहीं क्यों नहीं पूछा कभी भी। ये टर्म्स बहुत सुना है, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय, जिनालय, बिंब हम्म है। तो ऐसे पूजा में भी आता है, विधान में। तो कृत्रिम तो मेरे ख्याल से, मतलब अपने दिमाग से सोचा कि कृत्रिम मतलब जैसे हमारे सारे मंदिर कृत्रिम ही तो हैं, राइट? मतलब पत्थर से बने और ये सब। अकृत्रिम क्या होते हैं? हाँ, कृत्रिम की डेफिनेशन होती है जो कि किसी के द्वारा बनाया गया हो उसे कहते हैं कृत्रिम। कृत किया हम्म। गया हो, कृत किया गया राइट। हो उसे कहते हैं कृत्रिम। जिसके द्वारा, जो किसी के द्वारा बनाया गया हो, अब किसी भी चीज से बनाया हुआ है, इट डजेंट मैटर। अकृत्रिम होता है जो किसी के द्वारा भी बनाया गया नहीं हो, स्वयं से निर्मित हो, ना उसका नाश होगा ना किसी ने बनाया है, इस ऐसी चीजों को बोलते हैं अकृत्रिम। तो ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिर जो हैं वैसे तो असंख्यात हैं, लेकिन जो पब्लिक चैत्यालय है, पब्लिक चैत्यालय यानी कि जिसमें सबका एक्सेस है, वो कितने हैं, 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसमें से मध्यलोक में 458 है, ओनली 458 मध्यलोक में। ठीक है, 458, 8,56,00,000 में से सिर्फ 458 मध्यलोक में। ऊर्ध्वलोक में 84 लाख। ठीक है, और हम्म। मैक्सिमम जो है वो है अधोलोक में
7,72,00,000, मतलब मोर देन 90% कहाँ पे है? अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय। ये कौन से चैत्यालय है? अकृत्रिम, किसी ने नहीं बनाए, और पब्लिक चैत्यालय। वैसे तो जितने भी देव देवियां हैं इनके हर एक के विमान में चैत्यालय होते हैं, लेकिन वो उनके प्राइवेट हैं। प्राइवेट चैत्यालय की काउंटिंग नहीं कर रहे, पब्लिक चैत्यालय। क्लियर है आपको? हाँ, तो जैसे जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं हम्म वो मतलब थोड़ा डीप जा रही मैं हम्म वो विजिबल होते हैं। हाँ, विजिबल होते हैं, दिखते हैं, भगवान की मूर्तियां भी दिखती है। देवलोग पंचमेरु पे जाते हैं, पंचमेरु के जिनालय पे। अष्टानी का पर्व हुआ, नंदीश्वर में जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की वहां पे जाके। चारों निकायों के देव 24-24 घंटे पूजा करते हैं, 8 दिन तक लगातार। हम नहीं जा सकते तो हम यहीं पे स्थापना करके पूजा करते हैं, ऐसी भावना भाके दिखते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। तो ये अकृत्रिम यानी देव भी नहीं बनाते इनको? क्या? देव लोग भी नहीं बनाते इनको, अकृत्रिम जो चैत्यालय आप बात कर रहे हो? हाँ, देव भी नहीं स्वयं से बनाते। निर्मित यानी देव भी नहीं बनाते? अच्छा, इस कोई ओके नहीं ओके। बनाता, कोई नहीं है इसको, ना बनाता है, ना बिगाड़ सकता है, ना कोई कब्जा कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। करना है तो सिर्फ पूजा अर्चना करो, दैट्स इट। और हमेशा ओके वैसे वैसे सुंदरता मेंटेन रहती है। ओके ओके। और आप जो ये बार बार पब्लिक की बात कर रहे हो कि पब्लिक इसमें जा सकती है, प्राइवेट तो समझ गई, तो पब्लिक मतलब ये जो जो देव लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि वो ही जा सकते होंगे ना, देव लोग या मुनिराज लोग। पब्लिक में मतलब कौन जा सकता है? पब्लिक में पब्लिक आप किसकी बात? चैत्यालय नहीं, पब्लिक लोग तो नहीं जा सकते, हाँ। पब्लिक चैत्यालय यानी कि देखिए क्या होता है, कुछ होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ होती है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि एवरीवन कैन एक्सेस। जैसे देवगति के भी देव हैं, तो सारे देव जिसको एक्सेस कर सकते हैं वो पब्लिक चैत्यालय। प्राइवेट चैत्यालय यानी कि सबकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि हर कोई देव ऐसा नहीं कि वहां पे चला जाएगा, वो प्राइवेट चैत्यालय। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे। ओके ये ओके। पब्लिक प्राइवेट से क्लियर हाँ, है? तो मतलब ऊपर के देव अगर नीचे अधोलोक में जाएं दर्शन करने के लिए, जो नरक गति में, जो नरक गति से पहले जो है वहां पे चैत्यालय, तो मतलब वो जा सकते हैं, राइट? आप ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, पब्लिक वाले में जा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले देवों का नीचे जाने का मन नहीं होता है। ये भी अच्छा। वर्णन है आगे। ठीक है, जो ओके ओके ऊपर के ओके। देव हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे और नाम तो और क्लियर होगा। तो ये ढाई द्वीप समझ रहे थे अपन। अब ढाई द्वीप में आप देखिए ये फोटो में, इसको यहाँ पे और देखिए। ये अपन ने अभी ये देख लिया 60 क्षेत्र, नदियां आदि। अभी देखिए ये रेड रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये वैसे के वैसे कलर दिख रहे हैं, नाम भी वही दिख रहे हैं। तो बाकी के जो क्षेत्र हैं वहीं पे भी एग्जैक्ट ऐसी ही रचना है जैसी जम्बू द्वीप में है। जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, वैसे यहाँ पे भी 7 क्षेत्र हैं। जैसे वहां पे 6 पर्वत हैं, ऐसे यहाँ पे भी 6 पर्वत हैं। जैसे यहाँ पे 14 नदियां हैं, ऐसे वहां पे भी 14 नदियां हैं। जैसे यहाँ पे 6 सरोवर हैं, वहां पे भी 6 सरोवर है। जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र है, वैसे वहां पे भरत क्षेत्र है। ये देखिए नाम लिखा है भरत क्षेत्र। तो तो धातकी खंड द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? कितने भरत क्षेत्र है बताइए, धातकी खंड द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? बोलिए, कोई बता सकता है? समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, हाथ खड़ा किया कि किसी ने? शिखा दी, आपने हाथ खड़ा किया क्या? सॉरी, आई थिंक इंटरनेट लूज हो गया था। ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये बात बताई थी कि जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र है, यहाँ पे जम्बू द्वीप में, वैसे ही भरत क्षेत्र दातकीकंड द्वीप में है, पुष्करार द्वीप में है।
जैसे समुद्र नदियां, जितनी समुद्र नदियां जम्बूद्वीप में है वैसी की वैसी एग्जैक्टली धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार द्वीप में है, वहां पे भी वैसी की वैसी पाई जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि धात्कीखंड द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? धात्कीखंड द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? सब दो। वैसे दो। दो? कैसे दो हुए काउंटिंग? पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिमी, करेक्ट। इक्ष्वाकार पर्वत आ गया तो दो हो गए भरत क्षेत्र के, दो टुकड़े, तो एक पूर्व में और एक पश्चिम में। ऐसे ही यहाँ पे समझना अपने को, कहाँ पे? पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व भरत क्षेत्र और पश्चिम भरत क्षेत्र, ऐसा अपने को समझना। तो भरत क्षेत्र कितने हो गए ढाई द्वीप में? कितने भरत क्षेत्र हो गए ढाई द्वीप में, बताइए? 5। 5। 5 भरत क्षेत्र। एरावत क्षेत्र कितने हो गए? 5 एरावत क्षेत्र। विदेह क्षेत्र कितने हो गए? 5 विदेह क्षेत्र। हरि क्षेत्र कितने हो गए? 5 हरि क्षेत्र। गंगा नदियां कितनी हो गई? 5 गंगा नदियां कितनी हो गई? 5 गंगा नदियां हो गई। ऐसा इसका अपने को वर्णन समझ लेना चाहिए ढाई द्वीप का। क्लियर है ये सब? ये होपफुली क्लियर होगा। और क्वेश्चन, और इसमें एडिशन कर देते हैं। अयोध्या नगरी कितनी है टोटल ढाई द्वीप में? अयोध्या नगरी कितनी है ढाई द्वीप में? समेध शिखर जी कितने हैं ढाई द्वीप में? शिखर जी कितने हैं? समेध शिखर जी अयोध्या कितने हैं ढाई द्वीप में? अयोध्या आई थिंक 5। अयोध्या 5। आपका आंसर वैसे सही है, लेकिन 5 की जगह उसे 10 कर देते हैं अपन, क्योंकि एरावत क्षेत्र में भी अयोध्या नाम का क्षेत्र है। ठीक है, जो तीर्थंकर का जन्म होता है अयोध्या नामक क्षेत्र में होता है इन जनरल। काल के प्रभाव से चीजें चेंज हुई। ऐसे ही सम्मेद शिखर जी भी 5 हैं। ठीक है, ऐसी की ऐसी रचना अपने को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे विस्तार बढ़ तो, जाएगा। तो 5 ऐसे होंगे क्योंकि वहां के तीर्थंकर वहां से मोक्ष जाते हैं इसके लिए। हाँ, ये यहाँ सही बोल रहे हैं आप। क्या है हम्म। कि उस बात को मैं 1 मिनट ले ही रहा हूं कि ये जैसे भरत क्षेत्र बताए, एक जम्बू द्वीप में, 2 धात्कीखंड द्वीप में, 2 पुष्करार द्वीप में। तो ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर सिर्फ ये महावीर भगवान हो गए जम्बू द्वीप में, तो यहाँ पे धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार द्वीप में तीर्थंकर नहीं हुए। यहाँ पे भी तीर्थंकर होते हैं। यहाँ के भी भरत क्षेत्र में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, और ऊपर जो एरावत क्षेत्र है उसमें भी 24-24 तीर्थंकर होते हैं टाइम आने पे। और ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में भी जो तीर्थंकर हैं, जैसे अभी 20 तीर्थंकर हैं, तो 20 तीर्थंकर कोई जम्बू द्वीप में थोड़ी है। 20 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में थोड़ी है। 4-4 का डिवीजन हुआ, जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर। ठीक है, कौन कौन से? सिमंदर, युगमंदर, बाहूजी, सुबाहू जी। बाकी के 4 कौन कौन से? ये नाम आ गए यहाँ पे, संजातक जी, स्वयं प्रभ जी, ऋषभानन, अनंत वीर जी। ये कहाँ पे हुए? पूर्व धात्की खंड में। फिर पश्चिम धात्की खंड में 4 और तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के। फिर पूर्व पुष्करार द्वीप में ईश्वर, नेमी प्रभ, भुजंगम, चंद्रबाहु जी, ये पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में हुए। फिर बचे हुए 4 जो हैं कहाँ पे हुए? महाभद्र, देवयश, वीरसेन, अजित वीर, ये कहाँ पे हुए? पश्चिम पुष्करार द्वीप में। ऐसे 20 तीर्थंकर होते हैं विदेश क्षेत्र में। कोई सारे के सारे 20 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में थोड़ी है। और जो 5 मेरु भी बोलते हैं अपन, सुमेरु पर्वत जो सुदर्शन मेरु है, वो है जम्बू द्वीप में। बाकी अचल मेरु, विद्युन्माली मेरु, ये सब दूसरे द्वीपों में है। अचल मेरु है पश्चिम धात्की खंड द्वीप में, और विद्युन्माली मेरु है कहाँ पे? पश्चिम पुष्करार द्वीप में। ऐसे ही विजय मेरु कहाँ पे है? पूर्व धात्की खंड द्वीप में। और मंदर मेरु कहाँ है? ये नाम ध्यान रखना, मंदर मेरु, मंदिर मेरु नहीं है वो, मंदर है, मंदर नाम, मंदर मेरु।
पुस्तकों में भी गलत प्रिंट रहता है, पूजन की पुस्तकों में मंदिर मंदिर मेरु, वो मंदिर नाम है, मंदर मेरु। मंदर मेरु कहाँ है? पूर्व पुष्करार द्वीप में। ऐसा यहाँ पे समझना, जो 20 तीर्थंकरों का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। और ये मेरु पर्वत, तो अब जैसे मान लीजिए कोई धातकी खंड द्वीप में, कौन से धातकी खंड द्वीप में? पूर्व के धातकी खंड द्वीप में भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर का जन्म हुआ, तो बताइए उनका अभिषेक कहाँ पे होगा? सुमेरु पर्वत पे होगा क्या? क्वेश्चन है ये मेरा, आपको समझ में आया? कोई बालक तीर्थंकर है, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? धातकी खंड द्वीप। कौन सा धातकी खंड द्वीप? पूर्व धातकी खंड द्वीप के भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, तो उनका अभिषेक कहाँ पे होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? हाँ, शिखा दी बता रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं ना मतलब ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया से बोल रही हूँ कि उनका जो जन्माभिषेक है वो सुमेरु पर्वत पे ही होगा। ओके, अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन आंसर ठीक नहीं। कौन सा गलत। कोई बात नहीं, ऐसा? अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन आंसर ठीक नहीं बैठता है। अपन उमा आंटी जी, आप बताएंगे? रक्त कमला। नहीं, आपको मेरू का नाम बताना है, मेरू हाँ, पर्वत का सुदर्शन। नहीं जानना है मुझे। हाँ, माने सुदर्शन मेरु जो वहां पे जो पांडुक वो मेरे को मेरू, पांडुक 5 वन मेरू है। होते ना, 5 मेरू होते ना, जी, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, मेरू। तो अब मेरे को मेरू का नाम बताइए, कौन से 5 मेरू में से कौन से मेरू पे अभिषेक होगा, ये बताइए आप अचल मेरे में, अचल। को। अचल मेरू, अच्छा, एक मिनट देखते हैं। नीतू दी, आपका क्या आंसर है? मेरा आंसर ये है कि सुदर्शन मेरु के ऊपर ही चूलिका है जिसपे चारों शिलाएं हैं, पांडुप शिलाएं। उसमें से जिस डायरेक्शन में वहां जिस धात की खंड की होगी उस पर पे ही अभिषेक होगा आप भगवान लोग का। आप लोगों का सबका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज देखिए, जन्म हुआ धातकी खंड द्वीप में, ठीक है, और अभिषेक करने ले जाए एक समुद्र उंघाल के जम्बू द्वीप में, जब पास के पास में विजय मेरु है, ये पंचमेरु है ना, विजय मेरु की भी आकृति वैसी है जैसी सुदर्शन मेरु की है। उसके ऊपर भी क्या है? पांडुक शिला है, पांडुक वन है, पांडुक वन पे 4 शिलाएं हैं। तो अब जन्म अगर भरत क्षेत्र में हुआ, यहाँ पे हुआ है धातकी खंड द्वीप में पूर्व में, तो उसके पास में कौन सा है? विजय मेरु विजय। है। तो विजय मेरु पे जाके उस पे जो पांडुक शिला है उसमें अभिषेक करेंगे। तो मान अचल करके, मेरु, अचल मेरु गलत था, राइट? अचल मेरु इसलिए गलत था क्योंकि मैंने पूर्व का बोला था ना, पूर्व धातकी खंड में जन्म हुआ है। अगर पश्चिम धातकी खंड में जन्म होता तो अचल मेरु पे अभिषेक करवा देते। ओके, ठीक है। इसलिए आप तो सभी मेरु पे पांडुक शिलाएं हैं, कहने का यस, मतलब ये है। यस, सभी मेरु पे पांडुक शिला है, सभी मेरु पे रक्त कमला है, अतिरक्त कमला है। ये जो नाम है, पांचों ओ मेरु पे 4-4 शिला है। तो सभी मेरु पे 4-4 शिलाएं हैं। तो करेक्ट। जम्बू द्वीप के, जब जम्बू द्वीप में तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा तो जम्बू द्वीप वाले पे ही जाएंगे। नाउ आई गेट इट, यस, थैंक यू। जहां पे जिस जिस द्वीप में जन्म हुआ है उसी मेरु पे लेके जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बैठता है, इसको ख्याल रखना चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब अभी क्या है, जो अपन 20, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भरत क्षेत्र में मैक्सिमम, भरत क्षेत्र में टोटल तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नहीं, भरत क्षेत्र में टोटल तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? चौथा काल है, चौथे काल में भरत क्षेत्र में टोटल तीर्थंकर कितने होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सब क्वेश्चन से आपका। हाँ नीलिमा जी बताइए। 24 24 ही होंगे। अच्छा अटेम्प्ट है, शिखा दी बताइए। सेम आंसर, मैं भी यही कह रही थी। बढ़िया, अच्छा है, अच्छा अटेम्प्ट। हाँ, और कोई?
मेरे को ये बताइए कि भरत क्षेत्र कितने हैं? 24 × 5 होंगे, 24 × 5। 5 भरत है ना? क्षेत्र है तो पांचों भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो सकते हैं ना, 24 24। हम्म, ऐसे ही एरावत क्षेत्र में समझना, 5 क्षेत्र है एरावत के भी, 24 24 हो सकते हैं तीर्थंकर। चलिए एक और बात, हम्म, विदेश क्षेत्र है, ठीक है, तो विदेश क्षेत्र में कितने 20 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो अभी क्या है, अपने पास विदेश क्षेत्र कितने, 5 विदेश क्षेत्र मिला के 20 तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर कितने हो सकते हैं किसी समय पे। विदेश क्षेत्र में मैक्सिमम तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? 5। No. Can I answer? हम्म, Can I answer? हाँ जी, कोई, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। 160. 160 कैसे आया ये कैलकुलेशन आपका? कोई बात नहीं, याद था क्योंकि तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। हाँ, 160 क्या है, मैक्सिमम 160 हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में। अभी तो क्या हुआ, ये 32 भूमियां थी ना जो जम्बू द्वीप की, सिर्फ जम्बू द्वीप देखना आप, 32 भूमियां थी, तो 8 भूमियां मिला के एक तीर्थंकर हुए। लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है कि एक एक भूमि में एक एक तीर्थंकर हो जाए। तो क्या हुआ, जम्बू द्वीप में 32, ठीक है, 5 है, तो 32 × 5 160 हो गए तीर्थंकर, बराबर 160। और किसी एक समय पे तीर्थंकर कितने हो सकते हैं एट अ गिवन टाइम? एट अ गिवन टाइम अगर मैं आपसे पूछूं, एरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र के एट अ टाइम तीर्थंकर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 170 170। 170। क्यों? क्योंकि 5 भरत क्षेत्र हैं, एक बार में एक तीर्थंकर होते हैं, तो 5 भरत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर, 5 एरावत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर, हो गए 10, और विदेश क्षेत्र के 32, 32 और मल्टीप्लाइड बाय 5 160, 160 + 10 170 तीर्थंकर। अजितनाथ भगवान के समय पे 170 तीर्थंकर थे। विधान भी होता है 170 तीर्थंकर विधान, ऐसा विधान भी लिखा गया है, तो उसका कैलकुलेशन है उसके पीछे। आप 30 24 की जो पूजा है वो कभी पूजा करना, आपको पूरा ये जो 2.5 द्वीप है कैसी रचना है, कहाँ पे क्या है, ये पूरी अगर अर्थ समझ के करेंगे एक बार पूजा, तो पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा कि ये 2.5 द्वीप की रचना कैसी है, 30 24 पूजा है। ठीक है, ये अपने को इतना यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए। हाँ रीटा आंटी जी बताइए। no, sorry, I forgot to lower my hand. ठीक है, कोई बात, Sorry. ठीक है। चलिए आगे अपन देखते, वैसे समय हो गया तो आगे तो अपन फिर देखेंगे। ये परिवार नदियां अपन ने देखी और 2.5 द्वीप का वर्णन अपन ने देख लिया। मेरा एक प्रश्न अंकित है। आप फिर से एक बार बताएंगे क्या, वो 170 हाँ कैसे काउंट आ गया? हाँ ठीक है, 170 मैं लिखा हुआ बता दूं तो क्या है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। हाँ लेकिन हाँ थोड़ी भरत भरत क्षेत्र क्षेत्र 5 है, में। एक बार में एक तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र में, क्योंकि जब आदिनाथ भगवान है तो अजितनाथ भगवान तो हो नहीं सकते, तो एक क्षेत्र में ओके। भरत क्षेत्र के 5, एरावत क्षेत्र के 5, विदेश क्षेत्र में 5 विदेश क्षेत्र है, 32 नगरियां हैं, एक एक नगरी में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, 32 × 5 160, टोटल लगाया 170 तीर्थंकर हो गए, अजितनाथ भगवान के समय थे। ठीक है, थैंक यू। यस। बढ़िया। और मिनिमम 4 तीर्थंकर तो होंगे ही, एक जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में मिनिमम 4 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे। ऐसे करके 5 विदेश क्षेत्र मिला के 20 विद्यमान तीर्थंकर होते हैं, कि मिनिमम 20 विद्यमान तीर्थंकर तो पाए ही जाएंगे, उससे कम नहीं पाए जाएंगे। अधिक से अधिक 160 विद्यमान तीर्थंकर पाए जाते हैं विदेश क्षेत्र में, मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। हाँ जी बोलिए नीलिमा जी। ये विद्यमान क्या होता है?
मतलब जो ये 24 तीर्थंकर होते हैं उन उन जैसे ही होते हैं या इनका अलग कुछ गुण होते हैं? विद्यमान क्यों लगाया? विद्यमान मीन्स जो प्रेजेंट है। क्या होता है कि अपने यहाँ तो तीर्थंकर अभी है नहीं, वो चौथा काल था, महावीर भगवान का शासन था, गए तीर्थंकर। यहाँ पे विदेश क्षेत्र में क्या होता है, तीर्थंकरों का कभी अभाव नहीं होता है, समव शरण का कभी अभाव नहीं होता है, हमेशा तीर्थंकर पाए ही जाएंगे। उनका हमेशा पाए जाना कहलाता है कि विद्यमान है, ये प्रेजेंट है, इसलिए कहा जाता है विद्यमान बीज तीर्थंकर, विद्यमान तीर्थंकर। ये इसलिए विद्यमान टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी जो अभी 32 नगरी में से कौन सी वाली नगरी में तीर्थंकर हैं? जो 32 नगरियां हैं उनमें से क्या है, एक नगरी के इंडिविजुअल नहीं होते हैं। जैसे क्या है, 8-8 के डिवीजन थे ना, तो 8 हाँ। नगरियों में एक तीर्थंकर होता है, 8 नगरी के एक तीर्थंकर मिनिमम। ओके। अगर 20 होंगे तो ये आपको एक हम्म। या फोटो, ये फोटो इसमें जाते हैं वापिस। ये देखिए, थोड़ा जूम करूं क्या, एक मिनट से हम्म। जूम कर देते हैं। ये देखिए, ये जम्बू द्वीप है, यहाँ पे 8 नगरी, इसमें क्या लिखा है, सीमंदर स्वामी जी। तो इन 8 नगरी में एक तीर्थंकर पाए जा रहे हैं, सीमंदर स्वामी, 8 के मिला के। कभी ऐसा हम्म। आएगा कि एक एक नगरी के इंडिविजुअल एक एक तीर्थंकर हो गए, तो वहां पे कैलकुलेशन अपना चेंज हो जाएगा, 160 की तरफ चला जाएगा। तो अभी जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं 20 में से, फिर धात्रीखंड द्वीप में है, फिर पुष्करार्ध द्वीप में है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर है, थैंक यू। चलिए, आज अपन इतना ही रखते हैं, फिर आगे अपन और पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे का सूत्र आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा। जिनवाणी स्तुति अपन कर लेते हैं। आपको जिनवाणी स्तुति लेना हो तो आप ले लीजिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। सर